हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बच्चों अध्याय 3। बच्चों इस अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे और बच्चों हमने अभी तक जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम और डोबेराइनर का त्रिक नियम को पढ़ा था और इसी के बच्चों जो आगे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लोथर मेयर साइंटिस्ट। उनका जो एक वक्र था, इन्होंने एक ग्राफ के रूप में जो है सारणी को बताया था और उन्होंने ग्राफ के रूप में जो है दिया था। और ग्राफ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोर्ड पर, कि उन्होंने क्या कहा था। हालांकि इनका योगदान जो है बहुत ही अच्छा रहा। जो आज की आवर्त सारणी बच्चों, उस आवर्त सारणी से इनका जो काफी जो है गुण वगैरह जो है बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा मान्यता नहीं मिली। क्योंकि आप खुद सोचिए बच्चों, उन्होंने जो ग्राफ दिया था उसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती थी पढ़ने में। और हम ये आवर्त सारणी क्यों बनाई बच्चों? क्योंकि हमें पढ़ने में सहूलियत हो, है ना, आसानी हो। जबकि इनका जो ग्राफ था थोड़ा सा दिक्कत थी, कॉम्प्लिकेटेड था, कठिन था, इस वजह से इनको ज्यादा मान नहीं मिली। क्योंकि इनसे भी अच्छा जो ग्राफ है, जो सारणी थी, ग्राफ नहीं सारणी, वो उन्होंने आगे जाके मेंडलीव ने दी। तो मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी दी क्योंकि उनका जो आवर्त सारणी थी वो सरल सिंपल थी, पढ़ने में आसानी थी और कोई दिक्कत नहीं था उसमें, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनके जो मान्यता को ज्यादा नहीं मिल पाई। तो देखते हैं इनके पॉइंट। बच्चों इन्होंने 1869 में ही इस वक्र को दिया था। यह एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने भौतिक गुणों के आधार पर कुछ तत्व जो थे, उन तत्वों के भौतिक गुणों के आधार पर जो है, जैसे परमाणु आयतन, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक, इन सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि जो क्षारीय तत्व होते हैं, क्षारीय तत्व आपको बच्चों पहले समूह जो तत्व होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये होते हैं जो क्षारीय तत्व। तो उन्होंने बताया कि जो वक्र के शीर्ष पर क्षारीय तत्व होते हैं जिनके गुण एक समान होते हैं। बच्चों ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर यहाँ पर लिथियम होगा, यहाँ पर सोडियम होगा, यहाँ पोटेशियम, ऐसे बहुत सारा शीर्ष उन्होंने बनाया। तो उन्होंने ये बताया था कि शीर्ष पर क्षारीय तत्व होते हैं और उन्होंने बताया कि वक्र के उतार पर, बच्चों ये चढ़ाव है, ये उतार है, तो वक्र के उतार पर क्षारीय मृदा तत्व पाए जाते हैं। क्षारीय मृदा तत्व बच्चों समूह दूसरा, जो कि आज हम जानते हैं समूह दूसरा जो होता है वो क्षारीय मृदा तत्वों का है, तो वक्र के उतार पर होते हैं। और उन्होंने जो हैलोजन तत्व होते हैं, 17वां समूह जो आजकल आज की आवश्यक में जिसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, वो वक्र के चढ़ाव पर होते हैं। ये उतार पर, ये चढ़ाव पर और ये शीर्ष पर होते हैं। इसके बाद बच्चों जो 8वें समूह के तत्व हैं, 8वें समूह का ये तत्व था जो शुरू में बनाया गया था बच्चों त्रिक हिसाब से बनाया गया, तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया गया था, है ना। तो इन जो तत्वों का जो 8वें समूह जो तत्वों का त्रिक था वो कहाँ था? वक्र के निम्न स्तर में सबसे नीचे वाले सतह में था। ये उन्होंने लोथर मेयर वक्र में बताया था। तो बच्चों हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा परिचय बताना था क्योंकि ये बहुत ही कम जो है इसको बताते हैं, पढ़ाया नहीं जाता इसको, और लेकिन फिर भी आपको जानकारी की होनी चाहिए। तो हम अब यहाँ से सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो सभी बच्चे प्रश्न बनाएंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे। प्रश्न बनाएंगे जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। तो सभी इसका प्रश्न बनाएंगे। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, कॉमन लिखेंगे, उपयोगिताएं, इनके दोष, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष लिखिए। तो बच्चों इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक साथ लिख लिया, अलग अलग प्रश्न बनाते। तो हमने इसमें इसके आवर्त नियम भी लिखना है, विशेषताएं भी लिखना है, उपयोगिता भी लिखना है कि इस आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है, बन तो गई लेकिन इसका क्या उपयोग है। इसके अलावा फिर इसकी जो दोष हैं, इनमें क्या इसमें कमियां रह गई थी, वो इसमें भी कुछ कमियां हमने बताया बच्चों, हर बार कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, तो वो कमियां भी हमें इसको इसमें बताना है। सबसे पहले बच्चे सभी हेडिंग डाल लेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम। और मेंडलीव का आवर्त नियम समझने से पहले बच्चों आपको कुछ आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आवर्त सारणी जो है बच्चों आपको बता दें, कुछ इस तरह से बनाई गई है। थोड़ी सी आपको संरचना ऐसे पता होना चाहिए।
कुछ इस प्रकार से बच्चों आवर्त सारणी की आकृति है ना। यहाँ पर पहला समूह, ये दूसरा समूह, इसके बाद यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे रखे गए थे पहले। लेकिन जो मेनली की आवर्त सारणी थी बच्चों, उसमें आपको यही चीज पढ़ना है कि आवर्त कितने थे। और बच्चों सब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त कहते किसको है। तो बच्चों जो आवर्त सारणी आपको दिख रही है उसमें जो क्षैतिज लाइनें दिखती हैं, क्षैतिज मतलब हम कह सकते हैं आड़ी लाइनें, तो जो आड़ी लाइनें होती हैं बच्चों वो होती हैं 7, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं आवर्त सारणी में क्षैतिज लाइनों को आवर्त कहते हैं। और आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है बच्चों, 7 है। कितनी है, 7 है। तो मतलब टोटल ऐसी आड़ी लाइनें कितनी होंगी, 7 होंगी। इसके बाद जो आता है दूसरा नंबर हमारा वर्ग, या इसी को बोलते हैं हम समूह, या इसी को बोलते हैं परिवार। तो वर्ग, समूह, परिवार, ये हम एक चीज इसको रख सकते हैं, ठीक। और इसको इंग्लिश में ग्रुप भी बोल देते हैं, ग्रुप कौन सा है, ठीक। तो बच्चों वर्ग या समूह किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में जो खड़ी रेखाएं या खड़े खाने या ये कहें ऊर्ध्वाधर खाने जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो बच्चों जो वर्गों की जो संख्या है आवर्त सारणी में वो है आज के अभी आवर्त सारणी में 18, लेकिन उस समय पे कितनी थी बच्चों, 7 थी आवर्त सारणी जो संख्या थी। और एक जो 8वां जो ग्रुप था उसको अलग से, 8वां जो ग्रुप था जो हमने अभी आपको बताया तरह के हिसाब से, तो टोटल जो ग्रुपों की संख्या थी, वर्ग की संख्या थी वो 8 थी। एक बाद में जब शून्य समूह को खोज तत्वों को जो खोजा गया, शून्य समूह जो परिवार था, तो उसमें एक और जोड़ दिया गया, जिससे कि टोटल जो है वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ये बच्चों हम पुरानी आवर्त सारणी, मेनली की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब जो आज चल रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो टोटल आपको याद रखना है कि 8 क्या थे, वर्ग थे। बाद में जब एक और खोजा गया शून्य समूह के नाम से जिसको जानते हैं, इसको हमने और जोड़ दिया तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ये आपको आवर्त और वर्ग की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद ये जो विशेषता है वो हम इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेड डालेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम, और इसको भी समझेंगे बच्चों। अब हुआ क्या था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग सभी ने जो है अपनी अपनी मत बताए और अलग अलग आधार पर सबने अपने अपने तत्वों को जमा लिया। अब जो जब इनकी बारी आई, जब इन्होंने इस चीज को खोजा तो उन्होंने देखा तो तत्वों को उन्होंने जो है परमाणु भारों के क्रम में जमा लिया, बढ़ते हुए परमाणु भार। इसके हिसाब से मतलब जो तत्व जैसा मिलता गया उसका भार कैसा, ज्यादा भार वाले को क्या करेंगे उन्होंने बाद में, कम भार वाले को पहले, इस प्रकार से रखते हैं, मतलब बढ़ते हुए भार के क्रम में जमा दिया। उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद एक उनमें फिर से पुनरावृत्ति होती है, ये उन्होंने सर्च किया। तो इसी को उन्होंने क्या कर दिया, नियम के रूप में बताया। तो बच्चों इसी नियम को हम लिखेंगे। तो इसमें हेड डाल लीजिए सभी और लिखिए मेंडलीव ने सन 1869 में, इन्होंने भी कब दिया थे, सन 1869 में। मेंडलीव ने सन 1869 में परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर एक नियम दिया या नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार अब इन्होंने वो नियम क्या दिया था बच्चों, उस नियम को लिखेंगे, डैश लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा से चालू कर देंगे। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, इसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। बच्चों इसमें खास चीज आपको याद रखना है, एक तो आपको परमाणु भार याद रखना है। परमाणु जो मेंडलीव ने जो नियम दिया था वो किसके आधार पर था, परमाणु भार पर, और वो क्या होता है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। अगर हम परमाणु भारों के क्रम से जमा दें बढ़ते हुए तो जो है उनमें एक आवर्ती फलन का मतलब होता है बच्चों एक निश्चित अंतराल के बाद उनमें जो है फिर से वही वाले गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से उन्होंने जमाया था, और ये जो बच्चों नियम है बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो ये इतना आपका बस नियम था, ये था आवर्त नियम। बच्चों ये पूछा जाता है, विशेषताएं बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी उनको भी हम लिखेंगे। तो इसके बाद बच्चे सभी जो है हेड डालेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो उनकी विशेषताएं क्या थी बच्चों, जो उन्होंने आवर्त सारणी दी थी उसमें क्या क्या खास था वो हम इसमें जानेंगे। ठीक बच्चों, इसमें से जो विशेषता है वो तो बहुत कम पूछ जाती है, इसकी उपयोगिता और जो इसके दोष हैं वो जरूर
आपके पूछे जा सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो सही बच्चे ने हेड डाली हुई है, इसमें नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे इनकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त, इनकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 7 आवर्त। कोष्टक में चाहे तो आप ध्यान रखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं आवर्त खड़े आड़े खाने या क्षैतिज लिख सकते हैं, क्षैतिज सही रहेगा, क्षैतिज खाने है ना। 7 आवर्त यानी क्षैतिज खाने होते हैं। पहली विशेषता इनकी ये है, इन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी। दूसरी लिखेंगे इनकी आवर्त सारणी में, इनकी आवर्त सारणी में 8 वर्ग, 8 वर्ग कितने जो 8 वर्ग, 8 वर्ग। और हमने अभी बताया था आपको उनको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर खाने। वर्ग कैसे होंगे बच्चों, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खाने, ऊर्ध्वाधर खानों को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो 8 वर्ग यानी ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं तथा एक शून्य वर्ग के रूप में या शून्य समूह के रूप में बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या कितनी, वर्गों की संख्या कितनी हुई, 9। इसके बाद बच्चों तीसरी जो विशेषता है इनकी लिखेंगे 1 से 7 तक के वर्गों को, 1 से 7 तक के वर्गों को एवी उपवर्ग में बांटा गया है, एवी उपवर्ग में बांटा गया है। मतलब बच्चों अगर यहाँ पे एक ग्रुप मान लें हम, तो यहाँ पे इसको ए और बी 2 ग्रुपों में बांटा गया, यहाँ पे अलग अलग इनके तत्व रखे गए थे। इस प्रकार से उन्होंने जो सारणी दी थी 1 से 7 तक के जो वर्ग थे, 1 से 7 तक के वर्ग, उनको सबको फिर से एक एक वर्गों में और बांट दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से एक विशेषता इनकी ये थी। और नेक्स्ट इनकी जो चौथी विशेषता थी बच्चों, 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया। 8वें वर्ग में क्या करा गया, 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया। जो सबसे पहला इनका जो 8वें समूह के शुरू के तत्व थे वो फेंकोन यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ठीक, इस प्रकार से इनको रखा गया था। तो 8वें वर्ग में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा गया है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद बच्चों 5वां पॉइंट है निष्क्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी, निष्क्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी, इसलिए इन गैसों को खोज के बाद शून्य समूह के नाम से एक नया वर्ग जोड़ दिया गया, नया वर्ग जोड़ दिया गया। तो बच्चों ये थे हमारे 5 जो इनकी विशेषताएं थी। और इसके बाद बच्चों हम आते हैं इनके नेक्स्ट हेडिंग उपयोगिता। इसी को हम महत्व भी कह सकते हैं, मेंडेलिव की आवर्त सारणी की उपयोगिता या महत्व। तो बच्चों इनके क्या महत्व थे या इनकी उपयोगिता क्या थी, या इनका उपयोग कहाँ हुआ या कहाँ इनका उपयोग हम कर सकते हैं, ये आवर्त सारणी बन गई, इसके क्या लाभ हुए हमको। तो यहाँ पे बच्चों इनकी उपयोगिता में बहुत लाभ हुआ। उपयोगिता या इसी को हम कह सकते हैं महत्व। ठीक, तो इनकी जो आवर्त सारणी बच्चों बहुत ही सहायक सिद्ध हुई आज के समय में हमको। इन्होंने बच्चों इनको इतनी भविष्यवाणी थी, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी पर इतना विश्वास था कि इन्होंने कुछ खाली जगह भी छोड़ रखी थी कि यहाँ पर वो तत्व आएगा। और उनकी जो भविष्यवाणी वो आज सही भी हुई, क्योंकि वो वहाँ पर उन जो खाली जगह छोड़ी थी वहाँ पर कुछ तत्व आ गए थे। इन्होंने बच्चों स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ रखी थी जो आज खोजे जा चुके हैं। इस प्रकार से उन्होंने 3 तत्वों की जो खोज है की थी या उन्होंने भविष्यवाणी इनकी की थी। अब बच्चों इसके बाद अब हम आते हैं इनके महत्व की तरफ। तो बच्चों इन्होंने जो महत्व है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट डाल के इसका लिखेंगे हम सभी। पहला है इनका बच्चों तत्वों के गुण आदि का अध्ययन करने में सहायक है। जो आवर्त सारणी बच्चों तत्वों का जो गुण आदि रहते हैं उनको क्या करने में, अध्ययन करने में सहायक है। कैसे अध्ययन कर सकते हैं बच्चों, जैसे आवर्त सारणी जो उन्होंने बनाई थी, एक तत्व का किसी का अपन गुण का अध्ययन कर लो तो उसी को हम दूसरे तत्व का भी समझ सकते हैं, इसके गुण भी ऐसे होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही समूह उनको रखा गया है, इसका मतलब है कि इनके जो गुण होंगे वे समान होंगे। इसके बाद बच्चों दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सही बच्चे, नए तत्वों की खोज करने में अति उपयोगी है।
नए तत्वों की खोज करने में अति उपयोगी है। बच्चों अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने जो है खाली जगह छोड़ रखी थी इन स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के लिए, जो कि सही सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हम नए तत्वों की खोज भी इससे कर सकते हैं। बच्चों ये अंदाजा उन्होंने कैसे लगाया? उन्होंने इस प्रकार से अंदाजा लगाया, जैसे मान लीजिए हम कोई रीजनिंग का प्रश्न करते हैं, हमने लिख दिया 2, 4, 6, खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे 10 लिख दिया, तो आप खुद बता सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर कितने आने वाला है। तो आप बताएंगे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, यहाँ पर 2 का अंतर चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर 8 आएगा। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं, तो तुम 8 भर सकते थे। तो इसी प्रकार से बच्चों ने भी देखा कि इनके द्रव्यमानों में 2 का अंतर आ रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है इसका द्रव्यमान इतने द्रव्यमान वाला तत्व, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 38 द्रव्यमान का कोई तत्व है, तो यहाँ पर और 42 वाला तत्व है। और अब उन्होंने जो और भी सारणियों का और भी चीजों का अध्ययन किया बच्चों, अध्ययन और तत्वों का, उन्होंने देखा कि इनमें 2 का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बीच वाला तत्व है इसका द्रव्यमान आना चाहिए 40 के लगभग। तो उन्होंने जब देखा तो इस प्रकार से ऐसे जो तत्व है और उनके भारों के हिसाब से जो है इन्होंने ढूंढ निकाले नए तत्वों को। तो ये कई तत्वों के खोज में भी सहायक हुआ। तो तीसरा पॉइंट है बच्चों इसका, तीसरा पॉइंट लिखेंगे संदिग्ध परमाणु भारों के शोधन करने में। संदिग्ध परमाणु भारों के शोधन करने में, या शोधन की जगह संशोधन लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब संदिग्ध मतलब होते हैं जो कठिन, जो दुर्लभ टाइप के होते हैं, कि उनका दिक्कत आ रही थी, बहुत कठिनाई हो रही थी, तो उनके जो भारों में संशोधन करने में भी सारणी जो है सहायक सिद्ध हुई। एक तत्व था बच्चों जो कि बोरोन, क्या था? बोरोन। उस समय बोरोन का जो भार था वो आया था 13.5। कितना आया था? 13.5, 13.5। लेकिन बाद में जो इन्होंने देखा तो इन्होंने इसके जो भार को संशोधित करके क्या कर दिया? 9 कर दिया। बच्चों ये कैसा है? उस समय जो बोरोन था उसके जो गुण थे वो एल्युमिनियम से मिलते थे, और एल्युमिनियम की संयोजकता होती है बच्चों 3। तो जब इन्होंने देखा और इसका जो भार था वो 4.5 था, तो उन्होंने 3 के हिसाब से इसकी संयोजकता का गुणा करके और जो भार उन्होंने निकाला वो 13.5 निकाल लिया था इस प्रकार से। और जो आज उन्होंने जो सारणी में संशोधन किया इनके भार, इस बोरोन के भार में, तो उन्होंने इसकी संयोजकता जो है वो 2 मानी। तो 4.5 का जब गुणा 2 में किया तो इनका जो भार आया वो कितना आया? 9 आया। तो इस प्रकार से जो बोरोन का जो भार है वो सही जो आया कितना आ गया? 9 आ गया। तो इस प्रकार से इनके जो सारणी की सहायता से हम भारों में भी संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो है एक तत्व के गुणों के आधार पर, नेक्स्ट लिखेंगे, एक तत्व के गुणों के आधार पर अन्य तत्वों के गुणों की व्याख्या संभव है। तो बच्चों ये एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लो, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। ये जो है सारणी की विशेषता या उपयोगिता थी, इनका महत्व था, है ना। ये सारणी जो है अनुसंधान में भी सहायक हुई, क्योंकि इससे किसी तत्व की क्रियाशीलता का भी पता चल जाता है कि ये तत्व कितना क्रियाशील है, तो ये भी ऐसे ही होंगे। इस प्रकार से दूसरे तत्व की क्रियाशीलता भी हम पता कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष या मेंडलीव के दोष। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे सभी हेडर डालेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो अब सभी बच्चे अब हेडर डालेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। और बच्चों दोष पूछे जाते हैं क्योंकि ये दोष जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि उनकी कमियों को बताया जाता है, और कमी निकालने में बच्चों सबको बहुत मजा आता है ना। किसी की बुराई करने में सबको इतना मजा आता है कि इतनी अच्छाई करने में मजा नहीं आता। तो अब इनकी भी बुराई देख लेते हैं क्या क्या कि सब लोग बागों में, ठीक। तो बच्चों जो इनके जो दोस्त थे, तो पहला दोस्त ये कह सकते हैं बच्चों जो हाइड्रोजन है उसका स्थान जो है इनकी आवर्त सारणी में उचित नहीं था, सही नहीं था। क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि इसके जो गुण थे, इसके गुण जो है पहले समूह के तत्वों और 17वें समूह के तत्वों, आज के समय के हिसाब से पहले समूह और उस समय जो है 7वें समूह, दोनों से मिलते जुलते हैं, या ये कहें कि दोनों के समान ही गुण प्रदर्शित करता है। संयोजन की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि अब इसको किस समूह में रखा जाए ये इन्होंने फिक्स नहीं कर पाया। दूसरा इनका बच्चों था इनका समस्थानिक से समस्या। समस्थानिक बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिनका स्थान समान होता है उनको हम समस्थानिक कहते हैं। अब बच्चों एक चीज बताइए, समस्थानिकों का स्थान तो समान होता है, जैसे कार्बन को ले लो, कार्बन को जो क्रमांक है वो 6 है, लेकिन इनका जो भार है वो अलग अलग होता है। अब आपको नियम हमने पहले ही बताया बच्चों को, उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो भारों के हिसाब से बनाई थी, भारों को बढ़ते क्रम में जमाना था। तो ये जो समस्थानिक है इनको क्रमांक के हिसाब से ना करके भारों के हिसाब से अलग अलग नंबर देना था, आवर्त सारणी में स्थान देना था भार के हिसाब से, लेकिन उन्होंने इनको नहीं दिया, उन्होंने एक ही जगह पर सबको मान के चले। तो एक ये भी स्थिति गड़बड़ हो गई।
इसके अलावा बच्चों आपने देखा है कि 8वां जो समूह था, 8वां समूह जो FECONI वाला समूह था, इसको उपवर्गीकरण नहीं किया, मतलब इनका जो उपवर्गों में नहीं बांटा, बाकी सभी समूहों को उन्होंने उपवर्ग में बांटा था। ये भी हमने पता किया, अभी जाना पढ़ा था इसमें। ठीक, इसके बाद तो जो चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट है इसका तत्वों की व्यवस्था में विसंगतियां। तत्वों की विसंगतियां कैसी आई बच्चों, जैसे कि यहाँ पर जो है आर्गन, तत्वों के जो भारत थे उनमें भी कुछ विसंगतियां थी। जैसे आर्गन था, पोटेशियम था और कैल्शियम। बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका 19 और इसका 20 है। अब आप देखिए इनकी जो आवर्त सारणी है, इन्होंने भार के हिसाब से अगर इसको जमाया था तो इसका भार है बच्चों 40 और पोटेशियम का है 39 और इसका भी है 40। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया बच्चों, जो इसका भार कम था तो इसको जो है आर्गन से पहले आना चाहिए था, जबकि ज्यादा भार वालों को बाद में आना चाहिए था, क्योंकि बढ़ते हुए भार क्रम में जमाना था। तो यहाँ पर उन्होंने एक विसंगति ये भी कर दी, क्योंकि पोटेशियम जो है आर्गन के बाद आ रहा है, जबकि इसका भार 39 है। तो एक विसंगति ये भी थी। बच्चों इनके हम 2-3 दोष लिख लेते हैं, सभी सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे हाइड्रोजन की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इसके गुण क्षारीय धातु प्रथम समूह एवं हैलोजन समूह से मिलते जुलते हैं या उनके समान होते हैं। ये पहला था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे समस्थानिकों की स्थिति सही नहीं है। समस्थानिकों की स्थिति सही नहीं है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा गया है। सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में माना गया है या रखा गया है। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। तो हमने अभी आपको बताया इनके भार अलग अलग हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने भार के हिसाब से नियम बनाया था और उन्होंने भार के हिसाब से रखा ही नहीं, तो ये इनका एक दोष हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें समूह को उपवर्गीकृत नहीं किया गया, जबकि अन्य सभी समूहों को उपवर्ग में बांटा गया है। ठीक, इसके बाद बच्चों जो है तत्वों की व्यवस्था में भी विसंगतियां हैं। तत्वों की व्यवस्था में भी विसंगतियां हैं, क्योंकि इन्होंने अधिक भार वाले तत्व को कम भार वाले तत्व से पहले रख दिया गया। जैसे आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा, जबकि पोटेशियम का भार कम था। इस प्रकार से बच्चों इतना लिख देना है। ये थे बच्चों इनका आवर्तन के दोष। तो बच्चों हमारा ये जो है टॉपिक मेंडलीव के आवर्त नियम का कंप्लीट हुआ। इनके सब चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है। अब मिलते हैं बच्चों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।